नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने कक्षाएं की हैं उसमें हमने भाषा से संबंधित जो पर्सन थे तो उन पे हमने चर्चा करी थी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है वर्णमाला या लिपि हम कह सकते हैं। दोस्तों, उससे संबंधित पर्सन जो इम्पोर्टेंट है वो इस क्लास में आपको मिलेंगे और यहाँ आप आज 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जो प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से या गत प्रतियोगिता परीक्षाएं जित हुई हैं उनमें वो आए हुए हैं। दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं। आज का जो प्रश्न होगा वर्णमाला भाग 1 में पहला जो प्रश्न आज हम करेंगे तो उसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं आज हम, यानी कि उस बिंदु पे जो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो आज का प्रश्न होगा वो है कि वर्ण किसे कहते हैं। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चर्चा करते हैं पहले बिंदु पे कि किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को वर्ण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को वर्ण कहते हैं। तीसरा ऑप्शन, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। चौथा ऑप्शन है किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को वर्ण कहते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी कि इस प्रश्न को हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी ऐसे भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आंसर हमारा होना चाहिए वर्ण। क्या होना चाहिए? वर्ण। अगर यदि हम पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी आंसर क्या होना चाहिए? वर्ण होना चाहिए। लेकिन यदि पूछे कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई तो आंसर क्या आएगा? ध्वनि आएगा। ठीक है। और यदि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो हमें बताना है क्या? शब्द। क्या बताना है? शब्द। और भावार्थ के आधार पर यदि सबसे छोटी इकाई पूछे तो हमें बताना है वाक्य। क्या बताना है? वाक्य। ठीक है। अगर पूर्ण इकाई पूछे तो भी हमें क्या बताना है? वाक्य बताना है। तो यानी कि ये हम यहाँ पर वर्णों के बारे में थोड़ी यानी कि डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 2 कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। सभी को पता है कि वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं व्यंजन वर्ण। कौन से वर्ण? स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है और कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। ये बात यहाँ पर दी गई है। ठीक है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 3 पे कि संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हमें इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है। लेकिन बात समझिए, संयुक्त वर्ण होते कौन से हैं। तो उसकी हम बात करें तो संयुक्त वर्ण होते 4। एक तो होता है अक्ष। क्या होता है? अक्ष। एक होता है त्रय। क्या होता है? त्रय। एक होता है ज्ञ और एक होता है श्रेय। ठीक है। ये 4 होते हैं, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। हम बात करें अक्ष है ना, वो क प्लस स प्लस में ऐसे मिलकर बना है। ठीक है। और हम बात करें कि जो त्रय है ना, वो बना है त प्लस र प्लस ए।
ठीक है, ये संयुक्त हुआ। उसके बाद हम बात करें कि अगला जो ग होता है ना, वो बनता है ग बनता है ज प्लस य प्लस ए, ठीक है। और यदि हम श्रेय की बात करें, श्रेय बनता है तालव्य से प्लस र प्लस में ए। इसीलिए इन वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं। और इनके अलावा यानी कि वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन 44, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 4 कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। तो इसमें हम बात करें कि वर्णमाला में क्या अर्थ है, तो वर्ण की मात्राएं, ये नहीं होगा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ये सही है। ध्वनि का परिणाम नहीं है, वर्णों का क्रम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय वर्णों की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी प्रश्न 4 हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें क्या है कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? यानी उच्चारण के कालमान, कालमान होता है यानी कि समय। क्या होता है? समय। यानी उच्चारण में लगने वाले समय को वर्णों में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मात्रा। यानी उच्चारण के समय में जितना समय लगता है, एक मात्रा का समय लगे तो एक मात्रिक वर्ण, दो मात्रा का लगे तो दो मात्रिक, और उससे ज़्यादा लगे तो संस्कृत में प्लुप्त के नाम से पढ़ते। क्या होते हैं? प्लुप्त। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो यानी कि उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मात्रा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 दे रखा है कि उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, बी लघु स्वर कहते हैं, और सी मूल स्वर कहते हैं, डी गुरु स्वर कहते हैं। नहीं, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, गुरु वर्ण कहते हैं। गुरु वर्णों को ही दीर्घ वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसी को ही द्विमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं, ठीक है। इन्हें ही संधि स्वर कहते हैं। कौन से कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? संधि स्वर, ठीक है। अगर बात करें हिंदी में, गुरु वर्ण होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और उसके बाद मूल स्वर होते हैं ना, इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या में 4 होते हैं। ये ए, ई, उ और री, यानी ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ये 4 होते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 5 होती है, वहाँ पर एक लरी और आ जाता है। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा होगा वो है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन ए भाषा, बी है शब्द, सी अक्षर, डी है वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भाषा की। किसकी होगी? भाषा की। अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की जब बात करें तो ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी है उपवाक्य। तो अभी बात की थी कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें तो वो होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। और यदि लिखित इकाई पूछे तो वर्ण, मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि, भावार्थ के आधार पे या पूर्ण इकाई पूछे तो वो होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं, प्रश्न नंबर 9 कि किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? यानी किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है, इसकी हमें बात करनी है, ठीक है। तो अक्षर ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर तो पहले बता देता हूँ, ई होगा। क्या होगा? ई, ठीक है। अब अक्षर ध्वनि है यानी कि ऐसा शब्द जो यानी कि मूल रूप में बना है, ठीक है ना। अक्षर ध्वनि, अक्षर होता है वो एक ही श्वास में बोला जाता है। यानी कि हम बात करें, जब तय की हम बात करेंगे, इसमें तय प्लस में ए है, ठीक है। पै में क्या? पै प्लस में ए है, ठीक है। और च प्लस में ए है, और ई अकेला ही है,
इसमें कोई नहीं है, इसमें संयोग नहीं है, अर्थात इसीलिए इसे हम अक्षर ध्वनि कहते हैं और इसका राइट आंसर होगा ई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कि भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। आप सभी को पता है कि स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतः उच्चारित होते हैं, यानी स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के ऊपर मात्रा के रूप में किया जाता है, यानी स्वर होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? यानी कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? अभी अभी हमने चर्चा की थी कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व ई, उ, ए और रे। ये जो 4 होते हैं इन्हें मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है एक मात्रिक स्वर। कौन सा स्वर है? एक मात्रिक स्वर। ठीक है, इनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है। क्या कहते हैं? 1 सेकंड। इसे ही लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। यानी देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है, इनमें स्वरों की संख्या 11 होती है। तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं। तो होठ गोल होते हैं, आकृति वृत्त के जैसी बनती है, तो इसीलिए इसे वृत्ताकार कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 14 पे कि व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? यानी व्यंजनों का वर्गीकरण, उसका विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। यानी कि व्यंजनों को 2 भागों से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है उच्चारण स्थान के आधार पर, व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर, और प्रयत्न हो जाएंगे 2। एक तो हो जाएगा बाह्य प्रयत्न और एक हो जाएगा आंतरिक प्रयत्न। यानी कि व्यंजनों का वर्गीकरण प्रमुखतः 2 प्रकार से किया जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, वर्तस्य, ये सभी जो आएंगे ये आएंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। और प्रयत्न के आधार पर जैसे बात करें बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न जैसे कि हम बात करें सघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, अलप प्राण, महाप्राण, उसके बाद आंतरिक में स्पर्शी, संघर्षी, ये सभी जो इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15। आज का लास्ट जो प्रश्न होगा उसमें है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। वो तो वर्ग कौन से हैं? यानी उसका हमें विकल्प का चयन करना है, और जो हम बात करें उसका राइट आंसर होगा बी, यानी अघोष और सघोष। अघोष, ए का मतलब नहीं, घोष का मतलब होता है गुंज, अर्थात ऐसे वर्ण जिसके अंदर गुंज नहीं होती, कंपन नहीं होती, उन वर्णों को ही कौन से वर्ण कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक होता सघोष। कौन से वर्ण? हम बात करें सघोष वर्ण। ठीक है, यानी कि हम बात करें सघोष, यहाँ पे स उपसर्ग है, स का मतलब सहित और घोष का मतलब गुंज या नाद या कंपन के साथ उच्चरित होते हैं, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसकी बात हमने की। ठीक है, आगे देखिए आपको बता देता हूँ सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर बात करें सघोष, सघोष को ही कहते हैं घोष। क्या कहते हैं? घोष। ठीक है, प्रत्येक वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। ठीक है, यानी क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, उसके बाद ये, रे, ले और व,
और एक आता है, क्या आता है? और सभी स्वर क्या होते हैं? स्वर। यानी कि प्रत्येक वर्ग के 3, 4, 5, यानी कि प्रत्येक वर्ग के 3 तो 5 वर्ग के 15, 15 तो हो गई ये, ठीक है। 5 हो गई ये, 15 और 5 कितने हो गए? 20 और 11 हो गए। इनकी संख्या होती है 31। कितनी होती है? 31, ठीक है। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, लव यानी अंतस्थ वर्ण, और एक है वर्ण होता है, ध्यान रखना। वो सारे स्वर होते हैं, वो सघोष होते हैं, ठीक है। 3, 4, 5 यारों में लव हो रहा है, उनका स्वर गूंज रहा है। ऐसे भी आपने मेरी क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद हम बात करें अघोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्णों की बात करें तो अघोष हमने तीसरा, चौथा, पांचवा उसमें लिया, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, और तीनों सकार, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, तीनों सकार, यानी कि तालव्य से, मूर्धन्य से, मूर्धन्य से है होता है, वो सघोष में होता है। यानी ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपको मैं अच्छे ऐसे ही प्रश्न करवाता रहूं, और आपकी तैयारी है वो दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली जाएगी। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी जो प्रश्न मैं आपको कराऊंगा वो वास्तव में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आपको कोई भी आप जहाँ पर हिंदी भाषा महत्व रखती है वह ज़रूर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू।